वेलकम फ्रेंड टू माय चैनल डिजिटल एके क्लासेस। तो हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे अतीत के बारे में। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह की कब्रें होती है, किस तरह की यानी कि लोग कैसे कब्र में कैसे किस तरह के बर्तन रखते थे, वो सब हमने पिछले पार्ट में देखा। तो इस अध्याय में अब हम शुरू करने जा रहे हैं कि अध्याय 5वां शुरू करने जा रहे हैं कि जो सीटीटी के बारे में सीटीटी में इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस अध्याय में हम राज्य और राजा के एक प्राचीन गणराज्य ये देखने वाले हैं। तो उसमें हम देखने वाले हैं कि कुछ लोग जो शासक कैसे बने। तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों को चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो ये तो हम जानते ही कि हम मतदान करते हैं और उन शासकों को चुनते हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक वैसे बनते थे क्या? नहीं। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। वो क्या करते थे कि यज्ञ को आयोजित करते थे और राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध जो यज्ञ था वो ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ये क्या करते थे कि घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे यहाँ वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती है। अगर किसी वो जो घोड़ा है अगर उस राज्य में चला गया और वहाँ का जो राजा है उसने अगर उसे रोका तो वो अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करने पड़ती है। उसे अश्वमेध यज्ञ करना था तो इसीलिए वो घोड़ा छोड़ता था। अगर किसी राजा ने उसे रोका तो वो क्या करता था, उनके साथ उस राजा के साथ लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया यानी उसे रोका नहीं, उसे जाने दिया, तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उससे ज़्यादा शक्तिशाली था। ये समझ आता था और वो उसे रोकता नहीं था कि आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो, वो रोकता नहीं था फिर उसे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था जो उन्हें रोका, जिसने उसे रोका नहीं, उस घोड़े को रोका नहीं, तो उस राजा को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा अपने उसके लिए उपहार लाते थे। जो राजा आते थे उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा को क्या करते थे, तो उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन का बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। जो बाकी जो खाल रहती है उस राजा को उस खाल पे विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। ये भी याद रखिए, जो राजा का जो सारथी होता था वही क्या होता था कि सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। उनके जो अभी जो उसका जो सहचर था वो क्या करता था कि यज्ञ के अवसर पर वह राजा के विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी रानियों को तथा पुत्रों को भी दे कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल से छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित क्षुद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यानी उनको शामिल नहीं, जो अन्य लोग जो उपहार लाते थे सामान्य लोग, उसमें अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। वर्ण, उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था।
क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य के काम जो थे वो खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। ये 4 वर्ण उस समय भी थे। तो चित्रित दूसर पात्र, इस तरह के पात्रों को ज़्यादातर थालियों में कटोरिया की मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। चित्रित दूसर पात्र, शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जो चित्रित दूसर पात्र है वो किस लिए काम आता था कि भोजन को परोसने के लिए काम आ जाता। अब हमने देखा वर्ण, उसके बाद देखने वाले हैं ये इस जैसे पात्र है। ये जो पात्र है वो खाना परोसने के लिए काम आता था, उसे कहते हैं चित्रित दूसर पात्र। अब हम देखने वाले हैं जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जो महायज्ञ करते थे वो क्या थे? जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। कुछ महत्वपूर्ण जनपद दिखाए गए हैं चित्र में। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतर्रज्यी खेड़ा इनमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। कौन उगाते थे? वहाँ पे रहने वाले जो लोग थे वो क्या करते थे? वो चावल, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में माना जाता है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। देखो, हमने इस बर्तन को देखा कि इस पे भी चित्र दिया जा रहा है। यहाँ पे देखो ये चित्र है, कुछ तो ऐसा विशेष चित्र बनाया गया है इस दूसर पात्र पर। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। महाजनपद, अब हम देखने जा रहे हैं महाजनपद। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ जनपद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गए। इन्हें महाजनपद कहा जाता था। जनपद की कुछ महत्वपूर्ण पदों को क्या कहा जाता था? महाजनपद कहा जाने लगा। कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई, अर्थात इन चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंचे और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों का तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। ये जो ईंटें दिखाई दे रही है, इस ईंटें से दीवारें बनती थी।
कौशाम्बी किले की दीवार, ये जो चित्र है कौशाम्बी किले की है। यह आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिले ईंट की दीवार का अवशेष है। ये जो है ईंट की दीवार का क्या है, अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। इसका एक भाग का निर्माण 2500 साल पहले हुआ था। ये ईंट की दीवार है। अब राजा सेना रखने के लिए सिपाहियों का नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। जो राजा है उसे सेना रखने पड़ती थी, तो सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। आहत जो सिक्के हैं उस तरह उन्हें वेतन दिया जाता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगे। कर, महाजन पदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। जो महाजन पदों के जो राजा थे वो विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अभी महाजन पदों के जो राजा थे वो उनके लोगों के द्वारा जो समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न होकर रहकर वो नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अभी उनको कर कैसे मिले जाते थे? फसलों पर लगाए गए कर, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों के जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था। आखेटकों को तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त हुई वस्तुएं देनी पड़ती थी। इस तरह कर वसूला जाता था। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले जो हल के फाल थे वो लकड़ियों के थे, तो उसके बाद लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पौधावार भी ज़्यादा होने लगी। अब हम सूक्ष्म निरीक्षण देखने वाले हैं। मगध, हमें मानचित्र 4 में मगध को ढूंढना है। चलो देखेंगे हम मगध कहाँ है। मगध ये यहाँ पे मगध है, देखो। हाँ, मिला। तो लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। क यातायात, ख जल वितरण और ग जमीन को उपजाऊ बनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जल वितरण, यातायात जमीन को उपजाऊ बनने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक ऐसा हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहे अयस्क की खदान है। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर उत्तर जो उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना जो है वो पहले उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था।
वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र यानी आज की पटना बनाया गया। पटना को बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एरिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की और कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब हम देखने जाने वाले हैं वज्जी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी, यानी आज का जो बिहार है, जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण का संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से एक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास तथा कम्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। तो इस सभाओं में क्या होती थी? बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय किया जाता था कि किस तरह करना है। शत्रुओं को आक्रमण से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं करते थे। तो इसमें स्त्रियां, दास और कम्मकार सहभागी नहीं हो सकते थे। तो वज्जी संघ का यह वर्णन दीक निकाय से मिला है। दीक निकाय से लिया गया है। दीक निकाय जो है इसमें से वज्जी संघ का वर्णन लिया गया है। दीक निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्म है। जो दीक निकाय जो है वो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ ए पर आक्रमण करना चाहते थे। अजात जो क्षत्रिय थे वो वज्जी पर क्या करना चाहते थे? आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकर को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक वो उन्नति करेंगे। कौन? वज्जी। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्यों में शामिल कर लिया। किसने? गण और संघ पर विजय प्राप्त कर गुप्त शासकों ने अपने राज्य में शामिल कर दिया। इनके बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ने वाले हो। तो इस तरह हमने देखा कि मगध, वज्जी, अजातशत्रु और फिर बाद में हमने देखा कि कृषि में कैसे परिवर्तन आया कि लोहे, पहले फाल जो थे वो लकड़ी के होते थे, बाद में वो लोहे के बनने लगे। किस तरह हो कर वसूले गए। ये जो दीवार दिखाई दे रही है वो कौशाम्बी किले की दीवार है। तो ये ईंटों से बनी दीवार है। उत्तर प्रदेश के इलाहा के पास मिली है ये दीवार। इस तरह इस पाठ में राजा, राज्य और प्राचीन गणराज्य के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो इसके बाद हम पढ़ने जाएंगे अगले अध्याय को, अध्याय 6। तो इस तरह हमने अध्याय 5 कंप्लीट कर लिए हैं।
तो अगर आपको ये मैंने जो पढ़ा है वो अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।